हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है जिंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। रमला ने दीवार घड़ी में समय देखा। रात के 12 बजे थे। पति मिहिर अभी तक घर नहीं पहुंचा था। कुछ देर पहले उसने मिहिर को फोन किया तो जवाब मिला कि दिस नंबर इज नॉट रीचेबल। मन घबरा गया। मिहिर को इतनी देर कभी नहीं होती थी, फिर आज क्यों? कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? ये नेट रीचेबल क्यों आ रहा है? रमला के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। सोचने लगी कि ये शहर भी मेरे लिए बिल्कुल नया है। आसपास किसी से परिचय भी नहीं है। किसे जगाएगी? आधी रात हो गई है। अपने शहर आगरा में पूरी गली में अपनी पहचान वाले थे। वहां तो आधी रात को भी किसी का भी दरवाज़ा खटका देती थी। मिहिर पिछले 5 सालों से दिल्ली में रह रहा है। उसके यार दोस्तों की लिस्ट भी लंबी है। ऑफिस के दोस्तों के साथ अक्सर पिक्चर चला जाता, पर देर होने पर फ़ोन अवश्य करता है। अक्सर बॉस के साथ ऑफिस में रुककर फाइलें निपटाता है, तब भी देर हो जाती है। देखना, आते ही बोलना शुरू हो जाएगा कि बॉस के मेन ऑफिस में कल मीटिंग है। उसके ही पेपर तैयार कर रहा था, बस देर हो गई। मिहिर बॉस के बारे में कई बार बता चुका है। उसे मेहनती और ईमानदार लोगों में खास दिलचस्पी है। नालायक लोगों से नफरत है। वैसे आदमी दिलचस्प है, मेहनती है, लोगों से काम कराना भी आता है, पर पक्का छोकरीबाज है। हर शाम उसके साथ एक लड़की अवश्य होती है। खूब शॉपिंग कराता है, गिफ्ट भी खूब देता है। लड़कियां उसके साथ खुश रहती हैं। यूं वो मिहिर पर भी मेहरबान है, मगर रमला उसके नाम से चिढ़ती है, क्योंकि उसने मिहिर की प्रमोशन फाइल दबा रखी है। तुम्हारे साथ के कितने साथी प्रमोट होकर आगे बढ़ गए, तुम 2 साल से वहीं हो। एक दिन इसी बात को लेकर रमला बहुत बिगड़ी। तब मिहिर ने कहा, तुमसे मैं इशारों इशारों में कई बार कह चुका हूं कि बॉस को शॉपिंग करनी है, तुम उसकी हेल्प कर दो। मेरे सारे दोस्तों की पत्नियों के साथ वो शॉपिंग कर चुका है। वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है। ऑफिस की सभी लड़कियां उसके साथ जाकर खुश होती हैं। ऑफिस गर्ल्स के साथ छिछोरापन नहीं करता है। छोड़ो, तुम्हें कैसे पता ये सब? ये भी कोई प्रमोशन की शर्त है? देखो, मुझसे ज्यादा छानबीन मत करो। नहीं जाना तो मत जाओ। मिहिर भी उसकी बात पर ताव खा गया। फिर रमला को छोड़ ड्राइंग रूम में चला गया। इस बात को काफी दिन हो गए, बात वहीं अटकी है। तभी स्कूटर की आवाज से रमला की सोच टूटी। वो जान गई कि पति आ गए हैं। जानती है घर में घुसते ही बॉस पुराण शुरू हो जाएगा। सो डोर बेल बजने से पहले ही दरवाजा खोलकर रसोई में खाना गर्म करने चली गई। खाने की मेज पर दोनों चुप थे। खाना खत्म हो गया तो मिहिर ने धीरे से कहा, कल ऑफिस में बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं। वो यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं। तुम उनकी हेल्प करोगी? देखो, गुस्सा मत होना, पहले पूरी बात सुन लो। दरअसल बॉस को अपनी पत्नी के लिए बनारसी साड़ी खरीदनी है। सो तुम साथ होगी तो शॉपिंग इजी होगी। सबसे बड़ी बात, मैं भी उनके साथ रहूंगा। रमला बड़ी देर तक सोचती रही कि वैसे साथ जाने में हर्ज ही क्या है। साथ में इतने सारे लोगों, पति की इतनी सी बात तो मान ही सकती है। फिर मर्दों को औरतों के कपड़े की पहचान कहाँ होती है? फिर बोली, ठीक है, चलूंगी। ठीक है, मैं भी चलने से पहले तुम्हें बता दूंगा। ठीक शाम 5 बजे मिहिर का फोन आया। रमला, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं। रमला साड़ी बदलने अंदर गई और कुछ देर बाद दरवाजा धकेलने की आवाज से समझ गई कि दोनों आ गए हैं। वो तैयार होकर आई तो मिहिर को कोक सर्व करते देखा। नमस्ते सर। रमला की आंखें बॉस के चेहरे पर जमी। बॉस का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। नमस्ते के जवाब के साथ बॉस का स्वर उभरा। तुम तुम रमला हो? जी सर। आप रुपेश? सर। ओह, तो मिहिर ये तुम्हारी पत्नी रमला है। वो कुछ झिझका। वो क्या है मिहिर, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ओह गुड सर। मिहिर इस मुलाकात से खुश था। याद है रमला, तुम अक्सर पापा की दुकान पर आती थी। रमला ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ। फिर सुना तुम्हारे पापा बीमार हो गए थे। शायद तुम्हारी माँ और मेरे पापा एक ही हॉस्पिटल में थे। बाद में मेरे पापा का इंतकाल हो गया। हाँ, याद आया। रमला और रुपेश दोनों एक ही शहर से हैं और साथ पढ़े भी हैं। ये जानकर मिहिर ने तो मन ही मन कहा,
कि अब तो प्रमोशन की दबी फाइल झट से बॉस की टेबल पर आ जाएगी। बातों का सिलसिला जारी रहा। तीनों गाड़ी में आकर बैठे। कुछ देर में रुपेश गाड़ी ड्राइव करने लगा। मिहिर बगल में बैठा था और रमला पीछे। तीन लोग तीन दिशाओं में सोच रहे थे। रुपेश सोच रहा था कि वो कभी रमला के प्रति आकर्षित था। तब वो 10वीं कक्षा में था। घर में कड़ा अनुशासन था, सो रमला से बात करने की तो हिम्मत ही नहीं होती थी। गर्मी की छुट्टियां थीं। रमला ने पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। एक रोज उसने रुपेश को भी वहां देखा। दोनों का मेलजोल बढ़ा। दोनों को एक दूसरे की दोस्ती भा गई। पेंटिंग रुपेश का पैशन था। उसका मन करता रमला पास बैठी रहे और वो पेंटिंग करता रहे, पर उसके हिस्से में कुछ और ही लिखा था। पिता को अचानक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो पेंटिंग क्लासेस छूट गई, पर पैशन बरकरार रहा। एक दिन रमला उसे हॉस्पिटल में मिली। रुपेश के पिता को कैंसर है जानकर बड़ा दुख हुआ। कैसे थे वो दिन? तब रमला उसे मिली और फिर पता ही नहीं चला कहाँ गई। आज अचानक यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई। वैसे उसने भी कभी सोचा नहीं था कि रमला से यूं मुलाकात होगी। इधर रमला सोच रही थी कि कितना अच्छा इंसान था रुपेश। जो कुछ उसके पति ने उसके बारे में बताया, उससे मिलकर उस पर विश्वास नहीं होता। घर में कड़ा अनुशासन था। दोनों छुप छुप कर मिलते थे। रुपेश आदर्श और सच्चाई की मूर्ति था। लड़कियों की तरफ तो कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता था। मैं तो उसे किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाती तो वो कहता था, देखना, ये किताबें ही मुझे जीवन में कुछ बनाएंगी। और पेंटिंग? मैं पूछती, वो तो मेरी जान है। घर आओ किसी दिन, मेरा कमरा पेंटिंग से भरा पड़ा है। रमला, जीवन में सब कुछ छोड़ दूंगा पर चित्रकारी कभी नहीं। तब रमला को उसकी हर बात में सच्चाई लगती थी। अरे सर, मॉल तो पीछे रह गया, हम काफी आगे आ गए। रमला की तंद्रा टूटी थी। सोच को अचानक ब्रेक लगा। ओह मिहिर, हम यहीं उतरते हैं। तुम गाड़ी को पार्क करके आओ, तब तक हम मॉल तक पहुंचते हैं। रुपेश ने गाड़ी रोकी और चाबी मिहिर को देकर रमला के साथ मॉल की ओर चल पड़ा। पता नहीं ऑफिस में आए गेस्ट पहुंच गए होंगे या नहीं, रुपेश सोच रहा था। तभी रुपेश का मोबाइल बजा। बात खत्म करके रमला से बोला, हमारे गेस्ट शॉपिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, चलो सामने बेंच पर बैठते हैं। बेंच पर बैठकर पता नहीं क्यों उसका मन बेचैन था। रमला, आज मैं तुम्हें अपने जीवन का सच बताना चाहता हूँ। सच? कैसा सच? मेरे पति आने वाले हैं। वो घबरा गई थी कि रुपेश पता नहीं क्या कहने जा रहा है। अभी मिहिर का फोन आया है कि उसे कुछ काम है। तब तक हम लोग शॉपिंग करते हैं। मैं जानता हूँ इस दुनिया में तुमसे ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता, इसीलिए जीवन का सच तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। शायद फिर कभी मौका ना मिले। घबराना नहीं। दरअसल मैंने 8 वर्ष पहले शादी की थी। लड़की का नाम भावना था। वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। इससे पहले मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। सच तो ये था कि भावना को दीवानों जैसा प्यार करता था। वो अकेली थी, माँ बाप नहीं थे। उसने बताया था कि माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। ट्यूशन करके खुद पढ़ी और अब भाई बहनों को पढ़ा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ये नौकरी मिली है। रुपेश, आई लव यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। यदि हम दोनों एक हो जाएं तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। काम करके मैं थक गई हूँ। तब मैंने भी झट से शादी के लिए हाँ कर दी। फिर हमने शादी कर ली। लोगों, मित्रों और जानकारों ने मुझे बहुत समझाया कि इससे शादी करके पछताओगे, पर मैं तो उसके प्यार में पागल था, सो झटपट शादी कर ली। बहुत खुश था। जल्द ही असलियत खुल गई। वो सारी सारी रात यार दोस्तों के साथ घूमती। मैंने उसे बहुत बार प्यार से समझाया, पर उसने यही कहा कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मुझे आदमियों के साथ शराब पीना और डांस करना अच्छा लगता है। शराब पीकर आधी रात घर आती। मैं चिढ़ता तो मुझसे मारपीट करती। उसकी उपेक्षा और दुर्व्यवहार से मैं टूटने लगा था। शादी को 6 महीने बीते थे। एक दिन बोली कि रुपेश, मुझे तलाक चाहिए। क्यों? मेरे पूछने पर बोली कि मेरे देर से आने पर तुम्हें ऐतराज है। मैं तो आजाद पंछी हूं। यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे छोड़ दो। मैं फिर भी उसके प्यार में डूबा रहा। उसे छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे मित्रों ने कहा कि इसने कईयों के साथ ऐसा ही किया है। तुम्हारे साथ तो इसकी तीसरी शादी है। इसने सभी को ऐसे ही अपने जाल में फंसाया। सभी से शादी तोड़कर पैसा ऐंठा है।
हमारा तलाक हो गया। पैसा तो देना पड़ा, पर पैसा पाकर खुश थी वो, और मैं दुनिया का सबसे दुखी पति था। मैंने अपने आप को शराब में डुबो दिया। सारा दिन घर में बरामदे में कुर्सी पर बैठा सिगरेटें फूंकता और आसमान ताकता रहता। लगता सारा आसमान खाली है, ठीक मेरे मन की तरह। मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल गया था जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, पर न जाने क्यों इस बदलाव को रोकने का कोई तरीका समझ नहीं आता था। जीवन तो नर्क बन गया था। सब यूं ही चलता रहा। औरतों से मुझे नफरत हो गई। हर लड़की को देखकर भावना का चेहरा याद आता। मुझे उससे बदला लेना है, यही दिमाग में रहता। आज भी यही हाल है। हर शाम एक औरत मेरे साथ होती है। मैं क्लब में जाता हूँ, उसके साथ शराब पीता हूँ और घर आकर सो जाता हूँ। औरत को बढ़िया सा गिफ्ट जरूर देता हूँ। हाँ, स्त्री को टच नहीं करता हूँ। न जाने क्यों छूने का मन ही नहीं करता। मेरे जीवन में अब स्त्री के लिए कोई जगह नहीं। आज तुम्हें देखकर न जाने क्यों मन खुश हो गया। मिहिर कितना खुशहाल है जिसे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला है। एक मैं हूं, एकदम अकेला, खाली घर की सिमटी दीवारों के बीच कैद होकर रोता हूं। रमला, मैं जीवन से हार गया हूं। रमला ने देखा वो फूट फूट कर रो रहा था। उसका मन उद्विग्न था। उसका मन किया कि रुपेश को कंधे से लगा ले, किंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। पति कभी भी आ सकता है। इस हालत में देखकर कहीं गलत ना समझे। फिर भी उसने धीरे से कंधा थपथपाया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, नहीं जानता। हाँ, उस समय तुम्हें किसी अपने सगे का सहारा चाहिए था। रमला बहुत सोचकर बोली। कौन था जो मुझे सहारा देता? कोई भी तो नहीं था। एक बूढ़ी माँ ही तो है जो अब लखनऊ में रहती हैं। आज तुम्हें ये सब सुनाकर दिल तो हल्का हुआ। गाड़ी में बैठा रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि अतीत को तुम्हारे साथ शेयर करूं या ना करूं। पता नहीं मिहिर ने तुम्हारे सामने मेरी कैसी पिक्चर पेश की होगी, परंतु जो कुछ मैंने तुम्हारे सामने कहा वही सच है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसे और कितना सच मानती हो। वैसे अब मैं जीना नहीं चाहता। और फिर रो पड़ा। अरे, तुम लोग यहीं बैठे हो, शॉपिंग कर ली क्या? ऑफिस वालों का क्या हुआ? अचानक मिहिर आ गया। नहीं, शॉपिंग नहीं की। ऑफिस वालों का वेट कर रहे थे। उनका फोन आया कि वो लोग नहीं आ रहे हैं, रुपेश ने बताया। हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मिहिर को रुपेश के चेहरे से लग रहा था कि वो टेंशन में है, पर चुप रहा। रमला के लिए ये जानना जरूरी हो गया कि रुपेश के अतीत को पूरी तरह जाने। जो कुछ आज उसने बताया है वो तो बड़ा ही दुखद स्थिति है। जीवन लड़खड़ा गया है। कितनी बेसुरी जिंदगी जी रहा है। धोखा, वो भी उससे मिला जिसे वो जान से ज्यादा चाहता था। तन्हा रुपेश क्या करे? कौन उसका सहारा बन सकता है? क्या रमला खुद? नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी रुपेश के प्रति सहानुभूति उल्टे उसके पति को गलतफहमी का निशाना बना दे। नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। जब से वो रुपेश से मिली है उसका उदास चेहरा आंखों के आगे से हटता ही नहीं। हफ्ता गुजर गया। एक शाम मिहिर झूमता गाता घर में घुसा। उसके हाथ में एक कागज था। रमला के पास जाकर प्यार से बोला, रोमी जान, एक खुशखबरी है। क्या? मेरी प्रमोशन। क्या हुआ? प्रमोशन और एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी मिला है। देखो, मैंने कहा था ना, तुम उस तरीके से संभालना जानती हो। मिहिर की आखिरी बात उसे छू गई, परंतु उस दिन की कोई बात बताकर मिहिर की खुशी को कम नहीं करना चाहती थी। ठीक है, अभी नहीं, फिर कभी बताना तो पड़ेगा ही। आखिर एक दिन मौका देखकर रमला ने उस दिन हुई बातचीत को ज्यों का त्यों मिहिर के सामने रख दिया। अच्छा, ऐसा है? पर बॉस ने कभी किसी भी ऑफिस कर्मचारी को नहीं बताया कि उनके साथ इतनी भयानक दुर्घटना घटी है। वैसे मुझे तो सुनकर भी विश्वास नहीं होता। यही सच है। तभी तो लड़कियों से नफरत करता है, क्योंकि हर लड़की में उसे भावना नजर आती है। मिहिर भी सोच में पड़ गया कि तभी वो औरतों के साथ कोई गलत काम नहीं करता, सिर्फ शराब पीता है, उनके साथ हंसी मजाक करता है और फिर गिफ्ट देकर खुश होता है। हम सब मजाक उड़ाते थे। मिहिर सब सुनकर दुखी व परेशान था। कुछ देर बाद रमला के ने मुंह खोला। एक बात कहूं? हाँ बोलो। मिहिर पत्नी का चेहरा देख रहा था।
यदि तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं रुपेश से कुछ बातें करूं। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? देखो रमला, तुम मेरी पत्नी हो। हमारे बीच प्यार और विश्वास का रिश्ता है। मैं जानता हूँ कि रुपेश, जिसे तुम बचपन से जानती हो, उसे इस हालत में देखकर कितना धक्का लगा होगा। अगर तुम्हारे प्रयास से मेरे बॉस के जीवन में बदलाव आ जाए तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। ये बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, रुपेश से कहो कि हम लोग एक दिन उसके घर आना चाहते हैं। ठीक है। रुपेश समझ गया कि रमला उसके घर पर उससे मिलकर तय करना चाहती है कि क्या करना है। एक रोज मिहिर और रमला दोनों रुपेश के घर पहुंचे। उस दिन एतवार था। दरवाजे पर दोनों को खड़ा देखकर रुपेश चौंका। शायद वो भूल गया था कि वो मिहिर और रमला ने आना है। अस्त व्यस्त घर, टूटी शराब की बोतलों का ढेर, फटे हुए कागज। घर नहीं, कबाड़ी की दुकान थी। रुपेश ने सोफा खाली करके दोनों को बैठाया। झेप मिटाने के लिए मिहिर ये बहाना बनाकर खिसक गया कि शायद गाड़ी को लॉक करना भूल गया है। अभी आता हूँ। देखो रुपेश, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि तुम जैसे संजीदा, सीधे सच्चे, ईमानदार व्यक्ति का मन एक बार टूट जाए तो उसे समेटना आसान नहीं होता। आज तुम वो रुपेश नहीं रहे जो 10 साल पहले थे। तुम्हारे साथ भावना ने विश्वासघात किया। क्यों किया नहीं जानना चाहती। वो अब कहाँ है, कैसी है, ये भी मैं जानना नहीं चाहती। पर तुमने गहरी चोट खाई है। तुम अभी तक उसे भूले नहीं हो। जीवन एक युद्ध है। कितनी बार हम चोट खाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, पर युद्ध कभी खत्म नहीं होता। हारे हैं तो जीत भी तो उसके बाद ही है। तुम इसमें अपने को दोषी क्यों मानते हो? दुखी तो भावना को होना चाहिए। गलती तो उसकी है जो उसने उच्च आदर्शों वाले रुपेश को समझने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ गलती उसकी है। उसे तो जरा भी पछतावा नहीं हुआ। यानी वो स्वार्थी है। अच्छा ही हुआ पीछा छूटा। अब अतीत को भूल जाओ और खुद को संभालो। नए सिरे से जीवन को नया मोड़ दो। नए दोस्त बनाओ और खुश रहो। बी क्रिएटिव। रुपेश हैरान सा रमला का चेहरा देख रहा था। वो पेंटिंग्स बनाने का तुम्हारा पैशन कहाँ गया? अभी भी चल रहा है ना? डूब जाओ उसमें। नहीं, अब मन नहीं करता, रुपेश ने डूबी आवाज में कहा। अरे, तुम्हारी व्यथा को कैनवस, ब्रश और रंगों से अधिक कौन समझेगा? मनोस्थिति, दुख को उस पर उकेरो। करके तो देखो रुपेश। तुम्ही ने एक बार कहा था कि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, इसमें सैकड़ों रंग हैं। कैनवस पर वो सैकड़ों रंग बिखरेंगे तो अवसाद का काला रंग कहीं खो जाएगा। रुपेश उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। रमला की हर बात उसे छू रही थी। मैं अगले संडे आती हूँ। हम तीनों एक पेंटिंग एग्जीबिशन में चलेंगे। ये प्रदर्शनी मशहूर शुचि खन्ना ने लगाई है। रमला के जाने के बाद रुपेश को याद आया कि पिछली बार वो भावना के साथ एक प्रदर्शनी में गया था। भावना बोर हो रही थी। दोनों बीच से ही वापस आ गए थे। उसे बहुत बुरा लगा था, पर आज नहीं। प्रदर्शनी देखकर रुपेश पुरानी फॉर्म में आ गया। आज उसमें जोश था, खुशी थी। रमला व मिहिर के साथ रहते हुए अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता था। यूं ही हंसी खुशी महीना गुजर गया। एक दिन मिहिर ने बताया रुपेश सर का लखनऊ ट्रांसफर हो गया। रुपेश के जाने के बाद मिहिर व रमला अक्सर उसकी बातें करते। 2 साल बीत गए। एक दिन उनके हाथ में एक खूबसूरत सा कार्ड था। मिहिर व रमला, मैंने ऋचा नाम की एक आर्टिस्ट से विवाह कर लिया है। हमारी शैली नाम की एक छोटी सी बिटिया भी है। अगले महीने की 10 तारीख को हम दोनों को एक छोटी सी प्रदर्शनी लगानी है। इस पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन करने तुम दोनों को आना है। आज मैं जो भी हूँ तुम लोगों की प्रेरणा से हूँ। आकर देखो, जीवन में सैकड़ों रंग बिखर गए हैं। जिंदगी सच में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। रुपेश। ऋचा। पत्र पाकर रमला बहुत खुश थी कि उसने जीवन में किसी की जिंदगी में बदलाव लाया है। वाकई जिंदगी रंगों से भर गई है रुपेश की। रुपेश ने कहा ही नहीं, सिद्ध भी कर दिया कि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। रंगों को सिर्फ छिटकना आना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।